Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on final statement of companies. ये हमारी थर्ड बुक है और इसका पेपर अलग से मतलब कि पार्ट बी के रूप में आता है और जिसमें वन नंबर के 8 क्वेश्चन और बाकी रिमेनिंग आते हैं अदर नंबर्स के। तो वैसे तो ये बेसिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें से 2-3 नंबर का ही आता है। इसमें पूछते हैं कि कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में कहाँ पे शो होएगी। तो वैसे तो अभी तक हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी हॉरिजेंटल, अब पढ़ेंगे वर्टिकल। ठीक है, तो अब इसमें क्या दे रखा है, सॉरी मैं उल्टा बोल गई, वर्टिकल पढ़ी थी, अब हॉरिजेंटल पढ़ेंगे हम। ठीक है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दे रखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने पूरे साल में कहाँ कितना कमाया है। जैसे अपन ने फर्स्ट बुक की थी तो उसमें जो बैलेंस शीट थी ना, वो पार्टनर्स की बैलेंस शीट थी, मतलब कि हम जो लोकल लेवल पे बनाते हैं पार्टनर्स बना लेंगे तो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट होती है। ठीक है, और जो ये वाली होती है कंपनी की वो होती है जो मैंने बताया था हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल बैलेंस शीट इनकी अलग तरह की होती है। हाँ, होती है इनमें भी एसेट और लायबिलिटी है, मगर हाँ थोड़ा बनाने का तरीका अलग होता है। पहले तो ये वैसे ही सेम बना करते थे, पार्टनरशिप थी, कुछ सालों से 3-4 सालों से ही चेंज हुआ है इसका पैटर्न। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया, जैसे बैलेंस शीट एंड होती है वैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको कह देते हुए एंड है। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, वो बताती है कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है और कितनी हमारी पोजीशन है। बैलेंस शीट का भी ये काम होता है। अब इसने क्या रखा है कि 2013 जो कंपनी एक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पीएनएल भी बनता है, जो हमारे 11th में लास्ट चैप्टर था जिसमें सारा पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बना करता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनती है, और वो आगे आएगी आपकी कैश फ्लो, और एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और नोट बनता है कि जो एक्सप्लेन करता है सारा कुछ वो बनता है। ठीक है, और जो 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, डोमेंट कंपनी आर एग्जाम्प्टेड फॉर प्रिपेयरिंग, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे आएगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आएगी कि क्या होता है वो। फाइनेंशियल ईयर क्या मानते हैं अपन, तो उसमें दे रखा है ऑल द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू हैव यूनिफॉर्म, सेम होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च तक का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, वैल्यू डेट ए कंपनी शुड ऑब्जर्व बाय, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है। सेल गिव ए ट्रू एंड फार व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर, सही दिखाना चाहिए, कंपेयर विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ चलना चाहिए। ठीक है, और शैल बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म गिवन, जो 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्टिव है क्यों बनाते हैं अपन, टू प्रेजेंट ट्रू, वही, और ट्रू फायर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक तो परफॉर्मेंस बताता है हमारे बिजनेस की क्या है, और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट और लाइबिलिटी बताता है क्यों क्या है हमारी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड, हमारे पास्ट से रिलेटेड होता है, एंड आर हैंस आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है कि जो चीज़ें हो चुकी है उसी के बेस पे हम बनाते हैं। दे आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी में दिखाते हैं, जो मनी से रिलेटेड आइटम्स होते हैं खाली हम वही शो करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट के थ्रू हम दिखाते हैं। बैलेंस शीट का क्या होता है, वो ये सारा कुछ उसी में है कि पोर्ट्रेट है द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड लाइबिलिटी एंड एसेट, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द एसेट साइड, वो तो आपको पता ही है, लाइबिलिटी हमेशा एसेट की इक्वल होती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन पर्टिकुलर डेट नोट फॉर ए पीरियड, पर्टिकुलर डेट पे बनता है, ये नहीं बनता कि हम 3 महीने की बैलेंस शीट बना दी। इट इज़ ट्रू ओनली फॉर द डेट ऑन विच इट इज़ प्रिपेयर्ड बिकॉज इवन ए सिंगल ट्रांजेक्शन विल कॉजेज द इफेक्ट ऑन इट। अगर एक सिंगल जब तक की डेट डाल रखी है उससे ऊपर की एक दिन की भी एंट्री नहीं पाएगी, अगर पाती है तो गलत कर देती है वो बैलेंस शीट को। इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के, लंबे समय तक वो बिजनेस को समझती है तो इसलिए वो लंबे समय तक इसको दिखाते हैं, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फैक्ट, फैक्ट पे नहीं, बट इट इन्फ्लुएंस्ड बाय अकाउंटिंग एजप्शन एंड पर्सनल जजमेंट पे क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसके बेस पे बनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या कर रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इट मैच द रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ एंटरप्राइज को चेक करते कितने खर्चे कितने रिवेन्यू है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड नॉट ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर फॉर ए पास्ट पीरियड,
एंड हिज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है। अब ये नेचर्स दे रखे हैं, आप इसको पढ़ के देखना, कुछ नहीं है नेचर्स में, वो ही जैसे अभी सारा बताया है सेम बातें हैं सारी, वो ये भी सेम है, आप पढ़ के देखना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। ये 3 पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारी जो मेन चीज़ स्टार्ट होती है वो है बैलेंस शीट, जिसका मतलब पूरा चैप्टर, मतलब ये मैं कहूँ ना पूरी बुक इस बैलेंस शीट के ऊपर है। तो आप प्लीज़ इस बैलेंस शीट को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जितने भी अब आगे से 4 to 5 चैप्टर हैं जो आगे तक के, इसके पूरे इसी पे बेस है। अगर आपको ये बैलेंस शीट याद है तभी आप वो चैप्टर्स कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। तो आप प्लीज़ इसको 20 सीरियस लेना, इस वाली बैलेंस शीट को, ये बेस है। अगर आपको पता है वैसे भी बैलेंस शीट को कॉमर्स लाइन में कितना इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसमें ही इतनी दी जाती है, पार्टनरशिप में तो कंपनी में भी उतनी दी जाएगी इस बैलेंस शीट को, सारा ही खेल बैलेंस शीट का होता है। तो आपको ये देखना है कैसे लिखना है। जो शेड्यूल 3 है बैलेंस शीट का एंड P&L दे रखा है। तो पार्ट 1 है फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट बता रखी है, ठीक है। तो नेम ऑफ द कंपनी लिखना है यहाँ पे आपको, बैलेंस शीट एज एट, और रुपीज़ में लिखना है यहाँ पे क्या है। फिर पर्टिकुलर नोट नंबर जो अभी के करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर का लिखना है आपको, ठीक है। ऐसे आपके 4 कॉलम बनेंगे। अब सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया था, ये हॉरिजेंटल बनेगी तो पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे अपन। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, पहली हेडिंग मेन हेडिंग बनेगी। पहले मेन हेडिंग तो इक्विटी एंड लायबिलिटी है जो मोस्ट है। उसके बाद उसकी सब हेडिंग बनेगी शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड क्या होता है कि जो हमने कैपिटल कमाई, लायबिलिटी है, अब जो हमने कैपिटल बाहर से ली है, ऑब्जर्व की है, वो किस किस बेस पे लेते हैं, तो वो दे रखी है। शेयर कैपिटल लिख रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस लिख रखा है। आपको पता है रिजर्व एंड सरप्लस भी हमारी लायबिलिटी होती है, जो शेयर्स वैसे तो होती है तो शेयर होल्डर के, मगर हम उसकी इनकम में से कलेक्ट करके रख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्यों रखते हैं कि हम बाद में दे देंगे अगर बचेगा तो, नहीं तो इनके लिए ही है ये रिजर्व, ठीक है। तो ये हमारी लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड में दिखाते हैं। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, वैसे तो इसका देखो कोई यूज़ नहीं आएगा, मगर आपको लिखना है के लिए लिखना है, बस बैलेंस शीट बनाने आ जाती है, तो उसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है इस वाले पॉइंट का। अब है ऐसे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आएगा। इसका भी वैसे कोई यूज़ नहीं होता, मोस्टली क्वेश्चंस में कुछ कभी आया नहीं है ये, मगर ये लिखने के लिए होता है फॉर्मेट की तरह कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। अब बाई नॉन करंट लायबिलिटी थर्ड, ठीक है। मैं एक भी पॉइंट नहीं भूलने चाहिए आपको, इसको लिख लिख के याद करना है। बैलेंस शीट का कई बार फॉर्मेट भी आ जाता है मार्क्स में, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटी है जो मैंने आपको बताई है हमेशा कि वो जो 1 साल से ज़्यादा हमारी लायबिलिटी होती है, लंबे समय तक हमें पे करना होता है, उसको नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो लंबे समय तक हमने बोरो कर लिया। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, मतलब वो नहीं होता कि हमें पूरे साल तक पे करना आगे तक का टैक्स की लायबिलिटी, वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की कुछ और आ जाए छोटी मोटी, बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर में है, मैं अभी धीरे धीरे करवाऊंगी तो उसमें सारा कुछ आपको आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, प्रोविज़न क्या होता है, आने वाले खर्चों के लिए हम तैयार रहते हैं, तो लंबे समय तक आने वाले खर्चों के लिए जो प्रोविज़न बनाए जाते हैं, खर्चे बनाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, ठीक है। उसके बाद क्या है करंट लायबिलिटी, अब क्या है जो 1 साल से कम रहेगी, ठीक है। तो 1 साल से कम क्या रहेगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इसका उल्टा ही, वो लॉन्ग टर्म थी, यहाँ शॉर्ट टर्म आ जाएगी, छोटे समय के लिए। ट्रेड पेबल, जो हमने ट्रेड बिजनेस में किसी को पे करना है। अदर करंट लायबिलिटी उसमें नॉन करंट थी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, टोटल मारना है। उसके बाद एसेट है, एसेट में क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट, वही लंबे समय तक की एसेट कौन सी होती है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के भी टाइप दे रखे हैं, टेंजिबल होती है जिसको छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको छू नहीं सकते। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो लंबे समय तक हमारा अभी काम चल रहा है, अभी काम बीच में अटका हुआ है तो वो भी लंबे समय तक चलेगा। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जिसके हम कोई जैसे नहीं होते, हम पेटेंट्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक का रहता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट कर रखी है। डेफर्ड टैक्स एसेट, मतलब कोई एसेट है जो लंबे समय तक हमें मिलनी है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लंबे समय तक हमने किसी को लोन दे रखा है, अदर नॉन करंट एसेट्स आ जाएगी। उसके बाद करंट एसेट है, करंट इन्वेस्टमेंट छोटे टाइम के लिए। इन्वेंट्री, जो हमारा स्टॉक्स होते हैं। ट्रेड रिसीवर, जिससे हमें पैसे लेने हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जब कैश बैंक का बैलेंस आ जाता है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, मतलब कि जो उससे छोटे समय तक हमें पैसे लेने हैं। और अदर करंट एसेट, छोटी मोटी एसेट होती है, वो आएगा इसमें, ठीक है। फिर ये इसकी यहाँ पे टोटल मिल जाएगा,
फिर इसके टोटल को मिला लेना, और ये इसका टोटल और इसका टोटल हमेशा इक्वल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी, तो इस बैलेंस शीट को पूरी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद ये दे रखी है आपकी बैलेंस, ये डिफरेंस दिया हुआ है, इसको एक बार कर लेना। मैं कल से आपको इंपॉर्टेंट नोट्स में 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करूँगी पूरे को। तो अभी के लिए इतनी वीडियो है, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है।